नमस्कार शिक्षक साथियों, एक बार अपना आप लोग के बीच उपस्थित हूँ और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आप लोग के बीच उपस्थित हूँ। परीक्षा आपकी बिल्कुल नज़दीक आ चुकी है और यह समय है कुछ महत्वपूर्ण विषयों को रिवीजन करने का। तो समय न गंवाते हुए हम लोग आज इतिहास विषय से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि आपके परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। ये सारे प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण के साथ साथ लोकप्रिय प्रश्न है जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार अपना आप सभी मित्रों से अनुरोध करूंगा कि जो भी मित्र चैनल पर नए हो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, लाइक करें, शेयर करें तथा अपना कमेंट्स करना ना भूलें। तो पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो आपका ऑप्शन है आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो और बनमाली। तो इसका सही उत्तर बनमाली हो जाएगा। आगे बढ़ते मित्र, सर्वप्रथम मानव ने निम्न में से किस धातु का प्रयोग किया है? सोना, चांदी, तांबा और लोहा। तो इस ऑप्शन का सही उत्तर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि तांबा। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन सा वृक्ष आकृति से मिलती है? जो मोहर मिला था उसका कौन सा वृक्ष की आकृति से मिलता जुलता है? तो इसका सही उत्तर यहाँ पे पीपल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? चौथा प्रश्न, उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? तो सामाजिक व्यवस्था, विधि, राज्य। इसका सही उत्तर दर्शन हो जाएगा। उपनिषद का सार ही दर्शन है। ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो ऋग्वेद का सर्वाधिक जो मंत्र है वो इंद्र देवता को समर्पित है। आगे की तरफ चलते हैं, ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो ऋग्वेद की मूल लिपि देवनागरी, पाली, ब्राह्मणी, ये तीनों ही लिपियां हैं, लेकिन अगर प्रमुख लिपि कहा जाएगा कि उसकी सबसे प्रमुख लिपि क्या है तो ब्राह्मणी लिपि इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना गया है? तो वैदिक काल में गाय को अघन्य माना गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज माना जाता है? तो एशिया का ज्योतिपुंज गौतम बुद्ध को माना जाता है और इन्होंने पूरे एशिया को अपने ज्योति से प्रकाशमान किया है, इसलिए इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज माना जाता है। नालंदा नौ महाविहार किसके लिए विख्यात है? पाली अनुसंधान केंद्र के लिए विख्यात है। ये नालंदा में जहाँ विश्वविद्यालय हुआ करता था वहीं पे इसे बनाया गया है, नालंदा 9 महाविहार। और अभी के समय में यह पाली अनुसंधान केंद्र के रूप में विश्व प्रसिद्ध है। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन से थे? उसी से संबंधित एक और प्रश्न है। तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त हैं। आगे बढ़ते हैं, त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म से है। आगे बढ़ते हैं, इंडिका बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, इंडिका किसकी रचना है? तो इंडिका मेगास्थनीज की रचना है। आगे बढ़ते हैं, भक्ति आंदोलन का आरंभ किसके द्वारा किया गया था? तो भक्ति आंदोलन का आरंभ अलवार संतों के द्वारा किया गया था और इसका आरंभ जो किया गया था आदि शंकराचार्य के द्वारा किया गया था। बाद में पुनः इसे 14वीं 15वीं शताब्दी में पुनर्जीवित किया गया कबीर, नानक, मीराबाई आदि संतों के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? तो बाबर ने अपने बाबरनामा में 2 राज्यों का उल्लेख किया है, एक तो मेवाड़ और दूसरा विजयनगर। तो यहाँ इस ऑप्शन में इसका सही उत्तर हो जाएगा मेवाड़। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राज दरबारी थे? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि दसवंत और बसावन किस प्रसिद्ध चित्रकार, जो ये प्रसिद्ध चित्रकार थे वो किस मुगल सम्राट के राज दरबारी थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अकबर। अक्सर इस प्रश्न को लोग कंफ्यूज कर जाते हैं
कि चूँकि जहांगीर के काल में चित्रकारी जो था अपने चरम पे था, तो जहांगीर और अकबर में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, लेकिन इसका सही उत्तर हो जाएगा अकबर। इसे याद रखेंगे आप। तानसेन का मूल नाम क्या था? तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। इसे याद रखेंगे, ये भी पूछा जा सकता है। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। आगे बढ़ते हैं। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? बहुत ही लोकप्रिय और महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही उत्तर शिवाजी महाराज हो जाएगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई अगर इस तरह का ऑप्शन रहेगा, बिल्कुल क्लोज ऑप्शन रहेगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 जनवरी 1761 ईस्वी। इसे याद रखेंगे। 1761 सिर्फ है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1761 का ही अगर 2-3 ऑप्शन आ गया तो फिर आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, और इसे याद रखना होगा कि 14 जनवरी 1761। वास्को डी गामा भारत में कब पहुंचा? काफ़ी लोकप्रिय, महत्वपूर्ण और साधारण सा प्रश्न है, लेकिन ये पूछा जाता है, आपको इस बात को याद रखना होगा, इस प्रश्न को। तो 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत पहुंचा था। वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। प्रश्न की तरफ चलते हैं कि बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बंगाल का नवाब मीर जाफर था। इसे आप याद रखेंगे। 1760 ईस्वी में वांडीवास का जो युद्ध हुआ था, काफ़ी प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। एक तो यहाँ याद रखेंगे कि वांडीवास का युद्ध कब हुआ था, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1760। अब किसके बीच हुआ था? तो एक पक्ष तो अंग्रेज़ था, दूसरा पक्ष कौन था? तो दूसरा पक्ष फ्रांसीसी थे। और यहीं से भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना का द्वार खुल जाता है, और उसके जितने भी प्रतिद्वंदी थे, लगभग सारे प्रतिद्वंदी हार जाते हैं, और अंग्रेजों का एक छत्र राज यहाँ से शुरू हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। नील किसानों की दुर्दशा पर आधारित नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखी थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद रखेंगे आप लोग। दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया है ये नील दर्पण। अगला प्रश्न है कि पागलपंथी की स्थापना किसे की थी? ये काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न। तो करम शाह के द्वारा पागलपंथी की स्थापना की गई थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो इसे आप लोग याद रखेंगे, सर विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं। भारत में आधुनिक शिक्षण प्रणाली की नींव कहाँ से पड़ी थी? तो नींव पड़ा है 1835 के मैकाले का जो स्मरण पत्र है, वहाँ से भारत में आधुनिक शिक्षण प्रणाली की नींव पड़ी है। आगे बढ़ते हैं। अमृत बाजार पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिशिर कुमार घोष ने अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी। किसको भारत के पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। भारतीय इतिहास के प्रथम पुरुष भी इन्हें कहा जाता है। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, आत्मीय सभा की स्थापना की। इसे भी आप याद रखेंगे, आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो राजा राम मोहन ने किया था। आत्मीय सभा की स्थापना किया था किसने किया था? पहले आत्मीय था कि राजा राम मोहन के द्वारा पहले कौन सी संस्था की स्थापना की गई? तो वो हो जाएगा आत्मीय सभा, और उसके बाद फिर ब्रह्म समाज। याद रखेंगे इसे। इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। भारतीय इतिहास का प्रथम पुरुष भी कहा जाता है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने किया था। शारदा एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शारदा एक्ट किस से संबंधित है? तो शारदा एक्ट का संबंध बाल विवाह प्रतिबंध से है। इसे आप याद रखेंगे। तरफ चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और ये कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था, जिसका पहला नाम उस समय का नाम बम्बई या बॉम्बे था। ठीक है। इसके महासचिव थे ए.यू. ह्यूम। ए.यू. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो पहला मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, इसे आप लोग याद रखेंगे। अभिनव भारत, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अभिनव भारत से कौन संबंधित है? ये भी कि अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वीर सावरकर के द्वारा अभिनव भारत की स्थापना की गई थी। अनुशीलन समिति क्या थी? अनुशीलन समिति नारी उत्थान से समर्पित थी, या विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने वाली समिति थी, मजदूरों के कल्याण की समिति थी, या फिर एक क्रांतिकारी संगठन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि यह एक क्रांतिकारी संगठन था, अनुशीलन समिति, इसे याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो शेरशाह का मकबरा अपने बिहार के सासाराम में स्थित है। शेरशाह का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से कौन सा था? तो इसका अंतिम अभियान कालिंजर का दुर्ग था, इसे आप याद रखेंगे। बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी? ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो बहमनी राज्य की स्थापना 3 अगस्त 1347 ईस्वी में हुआ था, अर्थात कि 14वीं सदी में इसकी स्थापना हुई थी। तो इस प्रकार हम लोगों ने 38 काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोगों ने देखा। कुछ और प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाभ उठाएं, अपने मित्रों के पास शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र।